के सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और गुप्त और आफ्टर गुप्ता, गुप्ता और आफ्टर गुप्ता पीरियड। देखिए, गुप्ता पीरियड और डायनेस्टी से अलग है। कारण क्या है कि गुप्ता पीरियड को एक तो गोल्डन एरा भी कहा जाता है, यानी स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और माने गुप्ता एरा जो था एकदम बैलेंस जिसको कह सकते हो ना, यानी राजा भी एक पर एक, उनके कारनामे भी एक पर एक, आर्किटेक्चर के अंदर उतना ही काम किया और आर्ट फॉर्म में उतना ही अच्छा उनका रोल था। एजुकेशन से लेके सभी जगह, क्वाइन, उसके बाद लैंड रेवेन्यू, हर जगह उनकी एक मजबूत मतलब मजबूत दावेदारी थी और मजबूत आप वो कह सकते हो भागीदारी थी। मौर्य की बात करिए तो मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य, और जाते जाते अशोक तक कहानी खत्म हो जाती है। उसके बाद आपको राजा नहीं मिलेगा, उन्हीं के द्वारा किए गए काम आप याद रखते हैं। लेकिन यहां तो आप श्रीगुप्त को छोड़िए, चंद्रगुप्त प्रथम से उठाइए और अस्कंद गुप्त तक पहुंच जाओ, सब एक पर एक राजा और एक पर एक काम। गुप्त साम्राज्य, गुप्ता और आफ्टर गुप्ता से जितने सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस में, उसको हम लेते हैं और एक्सप्लेन करते हैं जहां तक हो सकता है। पहला सवाल, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो ऑब्वियसली चंद्रगुप्त प्रथम ने जब शासन संभाला था, यहां श्रीगुप्त नहीं होगा। श्रीगुप्त ने भी शासन संभाला था, राजा की उपाधि ली थी, लेकिन उस समय क्षत्रप को राजा कहा जाता था। महाराजा धीराज टाइप का कोई टाइटल नहीं लिया था। उन्होंने स्थापना भले ही की, लेकिन रियल फाउंडर इनको माना जाता है। और इन्हीं के टाइम से गुप्त संवत होती है। और गुप्त संवत 300, यहां पे ये कहा गया कि गुप्त वंश ने कब से कब तक शासन किया, उसका एक ये है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सबसे पहले सिक्के जारी किए? ऑब्वियसली चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने सबसे पहले सिक्के जारी किए। समुद्रगुप्त से देखो साल कितने सवाल है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत के आगे प्राचीन वर्ड लगाया, सेम सवाल, समुद्रगुप्त। अभिलेख निम्नलिखित, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग अभिलेख जो है ना, वो निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो अशोक का भी है और समुद्रगुप्त का भी है। अशोक का भी है और समुद्रगुप्त का, बेसिकली वो अशोक का ही है, उसपे समुद्रगुप्त का भी लेख है। और जहांगीर का भी है। और बताइए किसका है, कमेंट कीजिएगा, और किसका लेख उसके ऊपर खुदा हुआ है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो ऑब्वियसली समुद्रगुप्त के बारे में ओवरऑल, क्योंकि जब समुद्रगुप्त ने अपनी जीत को उत्तर और दक्षिण में पूरा किया था, तो हरिसेन ने इस पे प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, जिसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियान की बात है। और इनको भारत का नेपोलियन भी इसलिए कहा जाता है कि कोई भी लड़ाई ये कभी नहीं हारे। हाँ, ये दिमाग के काफी तेज थे। इसी तेजी के कारण इन्होंने क्या किया, उत्तर भारत के राज्यों को जीता और मिला भी लिया, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों को हरा के फिर छोड़ दिया। अधिग्रहण और मोक्ष की जो नीति थी समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत की थी, क्योंकि समुद्रगुप्त को पता था कि अगर हम अधिकार कर लेंगे तो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, सारा प्रशासन तहस नहस हो जाएगा। इसके बाद प्रयाग प्रशस्ति किसके अभियान के बारे में जानकारी देता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के राजा का नाम क्या था? महेंद्र। एक फैक्ट है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पे निम्नलिखित में से किस एक का मिलता है? जहांगीर। एक और है, याद करो और बताओ कौन है। पृथ्विया प्रथम वीर की उपाधि किसने ली थी? पृथ्वी का प्रथम वीर, समुद्रगुप्त का यह टाइटल था। इसके बाद अब आते हैं किस पे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक और नाम देवगुप्त था? एक्चुअली इनका निक नेम देवगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसीलिए इन्होंने देवाश्री, देवश्रमण और इस तरह से कई सारे नाम जो है देव के टाइटल पे इन्होंने लिया था, क्योंकि निक नेम ऐसा था। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि ली, ये भी बहुत वीर योद्धा थे, बहुत वीर योद्धा थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि ली। फिर अगला यही सवाल है कि परम भागवत की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके साथ एक फैक्ट है जो आपको बताना है। गुप्ता साम्राज्य में आपको बताना है, गुप्ता साम्राज्य में 3 लोगों का नाम बताइए
जिसने विक्रमादित्य का टाइटल लिया? 3 गुप्ता रूलर जिसने विक्रमादित्य का टाइटल लिया, बताओ। दिल्ली का कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी? एक्चुअली महरौली जो दिल्ली है ना, वहां पे कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है, उसके अंदर एक लोहे का पिलर है। बहुत सारी मूवीज में आपने उसको देखा होगा। कहा जाता है उल्टे हाथ से जो पकड़ा हो उसको, और उंगली अगर किसी का टच हो जाता है उल्टे हाथ, तो उसको लकी मिलता है। आजकल बंद है, वो आजकल बंद है। उसमें चंद्र नामक राजा से रिलेट किया गया है, और ये कोई और नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में इनकी पहचान स्थापित की गई है। वो एक ऐसा है जो धूप सहता है, बारिश सहता है, ओस कुहासे सब सहता है, और जंग नहीं लगा। तो कमाल का साइंस एंड टेक हमारे यहाँ पहले था। शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता। इनको मैंने शक से को हराने का जुनून कुछ इस कदर सवार था कि अपने बेटे कुमार गुप्त और प्रभावती गुप्त की शादी उन्होंने इसीलिए की कि उनसे जहां शादी उन्होंने कदम डायनेस्टी में जैसे कुमार गुप्त की शादी की, तो इसीलिए किया कि उनसे मदद मिले और शकों को हरा दे, और इन्होंने शकों को हरा दिया था। उसके बाद रजत सिक्के जारी करने वाला यानी चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? इसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने पहली बार चांदी के सिक्के जारी किए, अदरवाइज सब सोने के कर रहे थे। कौन सा राजवंश यानी कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण के कारण सबसे अधिक परेशान हुआ? इवन कहीं ना कहीं इसके पतन में एक बहुत बड़ा रीजन है हुणों का आक्रमण। गुप्त, सिंपल। अब हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंद गुप्त के काल में, याद रखिएगा, पहली बार आक्रमण हुआ था हुणों का, पहली बार आक्रमण हुआ था, तोरमान ने अटैक किया था। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुणों पर हराया? और स्कंद गुप्त ने इन हुणों को हराया। मलेच्छ कहा गया है इनके स्तंभ लेख में हुणों को। और बहुत अच्छा रेडियो पे एक धारावाहिक आया था, एक सीरियल आया था स्कंद गुप्त का, उसमें मैंने एक बार सुना था, बहुत पहले की बात है, तो बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया था। मलेच्छ कहा है इन्होंने इसको। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया, रिपीट हो रहा है सवाल, स्कंद गुप्त। इनमें से किस शासक ने हुणों को पराजित किया? स्कंद गुप्त। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंद गुप्त ने हुणों को पराजित किया? भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है, और मलेच्छ कहा गया है। तोरमान किस जाति दल का था? हुण, और इसी के नेतृत्व में अटैक हुआ था। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने हुण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? यशोधर्मन ने हराया था मालवा के। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? तो बहुत सारे रीजन थे, सामंतवाद और करके ऐसे था 2-3 पॉइंट। वो सिंपल था, उसमें अरब आक्रमण नहीं होगा। अगर हुणों का आक्रमण होता तो मेंशन कर देते हैं, लेकिन अरब आक्रमण के कारण इनको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। इसके बाद अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा यानी गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे? तो दीनार कहा जाता था। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था। और गुप्त पीरियड में ही जो रजत मुद्रा थी उसको क्या कहा जाता था? तो रूपक कहा जाता था। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटक, अब यहां पे देखो, गुप्त काल में जो संस्कृत नाटक लिखा था उसमें महिलाएं और शूद्र कौन से भाषा को बोलते थे? आंसर होगा प्राकृत। और समझिए इसको, महिलाओं की कैटेगरी वो चाहे किसी भी क्लास की हो, किसी भी मतलब क्षत्रिय हो, ब्राह्मण, वैश्य, जिस भी जो भी हो, उनको शूद्रों के साथ प्राकृत ही बोलना है। लेकिन और साथ में शूद्रों को भी बोलना है, लेकिन जो उच्च वर्ण के पुरुष थे उनको प्राकृत नहीं बल्कि उनको संस्कृत बोलना है। तो कोई भी उस समय नाटक लिखा जाता था ना, तो जो पात्र था, जो भी कैरेक्टर था, वो अपने को स्टेटस के अकॉर्डिंग संस्कृत और प्राकृत बोलता था। इसके बाद नगरों का क्रमिक पतन, ठीक है। नगर जो है सीक्वेंस उसका एक जो था डिटोरिएट करने का, क्रमिक रूप से पतन करने का, उस महत्वपूर्ण विशेषता किसकी थी? गुप्त काल। गुप्त काल एक ही बार नहीं गया, धीरे धीरे श्रिंक होता चला गया और बाद में समाप्त हो गया। किस शासक के वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक जमीन अनुदान में दिया? गुप्त वंश। एक्चुअली इन्होंने क्या किया, स्टार्ट तो सातवाहन ने किया था, लैंड डोनेट करना सातवाहन ने स्टार्ट किया था,
लेकिन सबसे अधिक लैंड अगर किसी ने दिया तो गुप्त ने दिया। इसके कारण फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद का उदय होता है और फाइनली इनको डुबाने में उसका सबसे बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा हाथ है। प्राचीन भारत में किस वंश के शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश के शासन को स्वर्ण युग कहा जाता है, याद रखिएगा। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्ता पीरियड में जो लैंड रेवेन्यू था उसका रेट क्या था? उपज का छठा, सिंपल सी बात है, लगभग 1/6 भाग लिया जाता था। क्यों लिया जाता था? क्योंकि धर्म शास्त्रों में भी भू राजस्व की दर 1/6, हिंदू विधि के अनुसार भी मान्य दर 1/6 थी। तो इस तरह से यहां पे 1/6 ही था। यहां पे कहा गया है कि किस प्रकार के लैंड को, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत वर्ड किस प्रकार की लैंड के लिए दिया गया है? तो बिना उपज के जंगली, जाति नहीं, बिना उपज के जंगली भूमि, यानी जंगली भूमि जहां सब्जी नहीं होता हो, उसको कहा गया है। गुप्त साम्राज्य के द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें कर रहित भूमि यानी टैक्स फ्री यानी लैंड डोनेट किया गया? तो ब्राह्मणों को किया गया, मंदिरों को भी किया गया, ब्राह्मणों को भी किया गया। इनका लैंड टैक्स फ्री होता था। अब चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था, नाम है सांग यून, और ये सांग यून साहब 515 से 520 के बीच में भारत में थे। लेकिन ज्यादातर सवाल आता है हर्षवर्धन से। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कौन थी? कन्नौज। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां शिफ्ट की? कन्नौज। पहले थानेश्वर था फिर शिफ्ट कर दिया। हर्षवर्धन ने, कहा जाता है थानेश्वर के पुष्पभूति वर्धन वंश। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया। कहां? कन्नौज और प्रयाग। हर 5 साल पे करते थे महामोक्ष परिषद, और अपने जितने पर्सनल एसेट थे, पर्सनल, पूरा राज्य नहीं, पर्सनल एसेट दान कर देते थे। तो उत्तर प्रदेश में स्थित वो जगह है जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया, प्रयाग है। नर्मदा नदी के तट पर सम्राट के दक्षिणतम अभियान यानी हर्षवर्धन के दक्षिणतम अभियान को किसने रोका था? यह सवाल है। पुलकेशियन द्वितीय ने, और पुलकेशियन द्वितीय ने नर्मदा नदी के, ये चालुक्य राजा हैं, नर्मदा नदी के किनारे जाने से रोका। और जो हर्षवर्धन था उनका दक्षिण भारत जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। तब ये चले गए थे उत्तर की तरफ, कश्मीर को हराया और भी अफगानिस्तान की तरफ निकल गए थे। निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? पुलकेशियन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय की हर्षवर्धन पे विजय थी। ईयर की बात है 634। वेनसांग, अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेनसांग जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन। किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? वेनसांग। उसके अंदर जो ऑप्शन था, वेनसांग ने भारत की यात्रा के समय सूती कपड़े, पूछा गया है कि वेनसांग ने जब यात्रा की थी उस समय सूती कपड़े का फेमस केंद्र कौन सा था? मथुरा। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? देखो यहां पे पढ़ाई भी की है और कुछ समय पढ़ाया भी है, तो वो है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है उनकी किताब सीयूकी। कहा जाता है सीयूकी में उस समय के भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की, वेनसांग। सीयूकी नामक यात्रा विवरण किससे जुड़ा है? वेनसांग। सेम सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। अब इत्सिंग के बारे में बात है। इत्सिंग भी चीनी यात्री हैं। बिहार कब आए थे? 672 या 671 में कोई एक होगा। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, यानी भारत को क्या कहते हैं? तो यिन तू कहा जाता है। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किया? प्रवर सेन। यहां एक करना मुश्किल है, 4 किया।
अच्छा 18 किसने किया है, याद आ रहा है? 18 अश्वमेध यज्ञ भी किसी ने किया है, कदम वंश के शासक हैं वो। अब आंसर आप बताइए, इतना हिंट मैंने दे दिया, कदम डायनेस्टी के हैं, 18 अश्वमेध यज्ञ किया है, कौन है? विशाख दत्त ने प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस, उनकी जो नाटक है मुद्रा राक्षस, उसका सब्जेक्ट क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अच्छा विशाख दत्त चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उनके दरबार में जो गलत संधियां होती थी, यही होगा ना, दुर्भि संधि, तो उससे रिलेटेड है, यहाँ पे गुप्ता का नहीं उसका है। इनमें से निम्नलिखित अभिलेख और उससे संबंधित राजा की बात की गई है। मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त, उदयगिरी का गुहा अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय, एरन अभिलेख समुद्रगुप्त। 3 क्वेश्चन पूछा गया था, 3 है यहां पे। इसके बाद अगला है कि सती प्रथा का पहला साक्ष्य, अभिलेखीय साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का। गोपराज ने, गोपराज नामक गवर्नर थे, उनका जब डेथ होता है तो उनकी पत्नी सती होती है, उसका बड़े ही प्राउडली जिक्र किया गया है इसके अंदर। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन यानी पोर्ट से चलता था? ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल, इन सब जगह यह संबंधित है किससे? तो टेक्सटाइल यानी वस्त्र उत्पादन काफी ज्यादा होता था। फिर वही सवाल रिपीट हो रहा है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक बंदरगाह से संचालित होता था? आंसर है ताम्रलिप्ति। अब आगे, ईसा की 3री शताब्दी यानी 300 बीसी से, जबकि हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था, रोमन के साथ अब भारतीय व्यापार लगभग समाप्त था, तो भारतीय व्यापारी अधिक निर्भर कहां रहने लगे? अब उधर जाना उनके लिए मुश्किल हो गया। अब वो किधर रहने लगे? तो इसका आंसर है कि दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ वो व्यापार करने लगे। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? सुश्रुत जो है वो आयुर्विज्ञान के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है, जिसमें धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत हैं? ये अच्छे डॉक्टर माने जाते थे। भास्कराचार्य तो है नहीं ना, ये तीनों हैं, और ये नहीं है तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में जो 9 रत्न थे, उसमें फलित ज्योतिष से संबंधित कौन है? उनका नाम है क्षपना। कालिदास किसके शासन काल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। आसान सवाल है। इनमें से किसने पहली बार यह एक्सप्लेनेशन दिया था कि पृथ्वी के अपने एक्सेस पे, अपने अक्ष पे घूमने के कारण दिन और रात होता है? तो आंसर होगा कोई और नहीं, आर्यभट्ट साहब ने ऐसा किया था। शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम, 2 फैक्ट है। एक तो इसका सब्जेक्ट क्या है, और दूसरा शूद्रक के द्वारा ये कौन सी किताब लिखी गई है? मृच्छकटिकम। इसमें धनी व्यापारी और एक गणिका की बेटी के बीच में लव स्टोरी दिखाया गया है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि के समकालीन थे। महाभाष्य के जो लेखक है पतंजलि, वो कंटेम्पररी किसके थे? पुष्यमित्र शुंग के। इजी है याद करना, इजी इसीलिए है याद करना क्योंकि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ जो इन्होंने किया था, इसमें 2 अश्वमेध यज्ञ इन्होंने किया था, दोनों में गुरु यही थे। हर्ष के समय की सूचना मिलती है हमको कलहन के द्वारा, जो किताब लिखी गई है उससे। बाण भट्ट, ठीक है, कलहन की भी किताब है, ठीक है। हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर है बाण भट्ट। कवि बाण निवासी था किसका? इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, तो आंसर क्या होगा? कवि बाण औरंगाबाद जिला बिहार के प्रीथिकुटा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो ये फैक्ट है। इसके बाद प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? विदक भागम कहा जाता था, याद करने का है। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, तो ये भी याद कर लीजिए, लोहे के यंत्र के लिए फेमस था। शतरंज खेल की उत्पत्ति कहां हुई? तो इसका आंसर है भारत में माना जाता है। अब देखो एक पर एक जो है ना,
दर्शन आएगा, फिलोसफी और उसके फाउंडर एक तरह से। प्राचीन सांख्य दर्शन के में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कपिल का, यानी कपिल का ही, कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है। कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य, प्रकृति और पुरुष की बात की जाती है, द्वैतवाद की जाती है। वहां सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया था कपिल के द्वारा। योग दर्शन पतंजलि के द्वारा। योग के आविष्कारक पतंजलि हैं। इनमें से कौन सा एक अष्टांगिक योग नहीं है? अनुस्मृति, यानी जो अष्टांगिक योग है ना, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, वो 8 है, उसके अंदर ये नहीं आता है। इसके बाद नव्य न्याय जो स्कूल है, गंगेश साहब जो हैं वो उसके समर्थक हैं। न्याय के कौन है? न्याय के कौन है ये बताइए आप। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? यहां पे एक लाइन है, उसको मैंने आधा लिखा है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही यानी उधार ही क्यों न लेना पड़े। किसकी उक्ति है? चार्वाक की। क्यों है? क्योंकि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करने वाला दार्शनिक कौन है? चार्वाक है। और अधोलिखित यानी निम्नलिखित में से कौन एक चार्वाक के अनुसार सबसे ऊंचा मूल्य है, सर्वोच्च मूल्य है? काम। अब ये क्या है? हमने क्या सोचे सुना है? धर्म अर्थ मोक्ष और काम। धर्म अर्थ मोक्ष और काम, जिसमें मोक्ष और धर्म सुपीरियर है, काम की जरूरत पड़ती है। लेकिन इन्होंने बोला ना, सिर्फ इंद्रिय सुख की महत्ता है जो सबसे अधिक है, और जन्म के बाद दोबारा, मरने के बाद दोबारा जन्म नहीं होता, इसलिए जितना जीना है, जैसे जीना है जी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईश्वर है नहीं। न्याय दर्शन के बारे में मैंने आपसे पूछा था, पता नहीं जवाब दिया कि नहीं आपने। न्याय दर्शन गौतम का है। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम है, प्रवर्तक गौतम है, और प्रवर्तक, 4 अलग अलग सवाल है इसके अंदर। इसके बाद मीमांसा, जैमिनी। मीमांसा दर्शन में ही कर्म सिद्धांत है, तो कर्म सिद्धांत का संबंध मीमांसा से। इनमें से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है, यानी वेद पूर्णतः सत्य है? ये कहा गया है मीमांसा के द्वारा। और अपूर्व का सिद्धांत, अपूर्व का एक सिद्धांत है, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, वो मीमांसा से रिलेटेड है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। उसके बाद इनमें से कौन सा 6 भारतीय दर्शन फेमस है ना, उसी को षड दर्शन कहते हैं, उसमें कौन नहीं है? तो वो सांख्य योग ये सब था, तो वो तो है। लोकायत और कापालिक नहीं है, ये एक रिलीजियस संप्रदाय है, दर्शन नहीं है। अद्वैत वेदांत के संस्थापक शंकराचार्य, प्रश्न बौद्ध, इन्हीं को कहा जाता है। इनमें से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति पाई जा सकती है? ज्ञान के द्वारा। सामान्यतः मुक्ति के 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। गीता तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। ये साहब मतलब शंकराचार्य जो हैं वो सिर्फ ज्ञान मार्ग को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? तो अभिनव गुप्त मतलब नहीं होता है। नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने समाप्त के विनाश का कारण क्या? मुसलमान। बख्तियार खिलजी, सबको याद होगा। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा यूनिवर्सिटी भी। नालंदा कहां है? बिहार। कहां है? नालंदा जिला में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। आदि शंकराचार्य जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहां हुआ था? तो याद रखिएगा, वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने अद्वैत वेदांत की स्थापना की, और इनका जन्म केरल में हुआ है। और इन्होंने टोटल 4 शक्तिपीठ की स्थापना की है, 4 मठ की स्थापना की है एक्चुअली। पहला है उत्तर में जोशी मठ, पश्चिम में द्वारिका, पूरब में पुरी और दक्षिण में श्रृंगेरी। तो 4 अलग अलग स्थापना इन्होंने किया है। और यही जो 4 मठ है, इनमें से कौन नहीं है? तो इन 3 ऑप्शन में था, एक जगह मानसरोवर था, तो मानसरोवर नहीं होगा। इसमें से कौन किसके दरबार में थे, इससे रिलेटेड सवाल है। जैसे अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के। हरिसेन समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति। बाण भट्ट हर्षवर्धन। तो इस तरह से ये सवाल आपका गुप्त और गुप्तोत्तर, गुप्ता एंड आफ्टर गुप्ता से आपका सवाल पूरा हो गया। डन। मिलते हैं अगले वीडियो।